हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल भदारी कॉमर्स में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस एपिसोड में मैं फिर आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर्स लेकर के आया हूँ। इस चैप्टर का नाम है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसको हिंदी में कहते हैं साझेदारी का पुनर्गठन। जैसा कि आप देख रहे हो, साझेदारी का पुनर्गठन, साझेदारी वर्ड से आप भली भांति परिचित होंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया था कि दो या दो से अधिक व्यक्ति जब आपस में मिलकर के किसी लीगल व्यापार को करने को सहमत होते हैं और उसमें होने वाले लाभ या हानि को आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं तथा उस व्यवसाय को सभी के द्वारा या उनमें से किसी एक साझेदार के द्वारा जब चलाया जाता है तो उसे साझेदारी व्यापार कहते हैं। और आप सभी को यह भी पता होगा कि साझेदारी व्यापार किसी एक समझौते के तहत चलाया जाता है। वो समझौता लिखित या मौखिक दोनों में से किसी भी रूप में हो सकता है। यानी कि अगर साझेदारी समझौते में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है, आप फिर से सुनोगे, अगर साझेदारी समझौते में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो उसे ही हम साझेदारी का पुनर्गठन कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर साझेदारी समझौता लिखित या मौखिक है और उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है, परिवर्तन कब होगा? जैसे अगर मान लो कि साझेदार आपस में लाभ हानि को बराबर बराबर बांटने के लिए सहमत हुए थे, लेकिन अगर वो लोग चाहते हैं कि नहीं, लाभ हानि का बंटवारा बराबर बराबर ना करके किसी और अनुपात में किया जाए, तो इसका तात्पर्य हुआ कि जो एग्रीमेंट पुराना बना हुआ है उसको खत्म करके उसके जगह पर एक नया एग्रीमेंट लाया जाएगा। अर्थात नया पुराने एग्रीमेंट की जगह पर एक नया एग्रीमेंट उसका स्थान ले लेता है। और इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं हुआ कि साझेदारी फर्म का अंत हो जाता है। साझेदारी फर्म कंटिन्यू करता रहता है, सिर्फ समझौता जो लिखित या मौखिक होता है उसमें परिवर्तन हो जाता है और इसी परिवर्तन को ही हम साझेदारी का पुनर्गठन कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि साझेदारी का पुनर्गठन आप सभी को समझ में आ रहा होगा। यानी कि अगर आपसे कभी भी पूछा जाए साझेदारी का पुनर्गठन किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा कि विद्यमान समझौते में किसी भी प्रकार का परिवर्तन, चाहे वो लाभ हानि में परिवर्तन हो, चाहे नए साझेदार का प्रवेश कराया जा रहा हो, या पुराने साझेदार के द्वारा फर्म के छोड़ के जाने के कारण साझेदारी समझौते में किसी प्रकार का परिवर्तन होता हो या अन्य किसी कारण से परिवर्तन होता होगा, तो उसे ही हम साझेदारी का पुनर्गठन कहेंगे। ठीक है, तो आप साझेदारी का अर्थ भी समझ गए, पुनर्गठन का भी अर्थ आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब आपको यह समझना बहुत ही जरूरी है कि यह साझेदारी का पुनर्गठन किन परिस्थितियों में होता है। व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस व्हेन अ फर्म इज रिकंस्टिट्यूटेड, यानी कि साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कब कब और किन किन परिस्थितियों में होता है। तो इसमें आपको याद रखना है, इसमें आपको याद क्या रखना है कि यदि लाभ हानि का अनुपात में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो सकता है। नए साझेदार के प्रवेश के समय साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो सकता है। पुराने साझेदार के द्वारा फर्म के छोड़ करके जाना या पुराने साझेदारों की मृत्यु हो जाने के पश्चात साझेदारी फर्म का पुनर्गठन किया जा सकता है। या दो से अधिक फर्मों का समामेलन अगर होता है या फर्म की बिक्री की जाती है तो वैसी परिस्थितियों में साझेदारी फर्म का पुनर्गठन किया जाता है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कब कब होता है। फिर भी मैं आपको यहाँ पर लिख दूं कि व्हेन अ फर्म इज रिकंस्टिट्यूटेड, व्हेन अ फर्म इज रिकंस्टिट्यूटेड, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कब कब होता है? तो व्हेन देयर इज ए चेंज, देयर इज ए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नंबर 2, when a new partner is admitted, when a partner retire or die, when firm will be amalgamated, ठीक है। तो आप सभी को यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि फर्म कब कब पुनर्गठित किया जाता है, यानी कि एग्रीमेंट में कब कब बदलाव होता है। तो पहला है व्हेन देयर इज ए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो,
दूसरा है व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, नए साझेदार का प्रवेश होता है। तीसरा है व्हेन अ पार्टनर रिटायर और डाई, व्हेन अ फर्म विल बी एमालगमेटेड। ठीक है, अब आप देखोगे इसी चैप्टर के तहत हम लोग जानेंगे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जब चेंज होता है तो उसके परिणाम स्वरूप कौन कौन से एडजस्टमेंट किए जाते हैं। तो अभी आप पढ़ रहे थे साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। साझेदारी फर्म का पुनर्गठन से अब तक आपने इसका अर्थ समझ चुका होगा। साझेदारी फर्म का पुनर्गठन किन परिस्थितियों में किया जाता है ये आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। उन्हीं परिस्थितियों में से एक परिस्थिति है साझेदार का प्रवेश। तो मैं अब आपको साझेदार का प्रवेश क्या होता है, साझेदार का प्रवेश के परिस्थितियों में साझेदारी का पुनर्गठन किस प्रकार से होता है और साझेदार के प्रवेश के समय किन किन एडजस्टमेंट को किया जाता है, ये सभी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं एक बार आप लोगों को फिर से बता दूं कि साझेदार का प्रवेश यानी कि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर कहते किसको है। जब फर्म में फर्म के बाहर के कोई व्यक्ति या फर्म के ही अंदर का किसी एम्प्लॉय को साझेदार के रूप में बनाया जाता है तो उसे हम साझेदार का प्रवेश एडमिशन ऑफ पार्टनर कहते हैं। यानी कि एडमिशन ऑफ पार्टनर में फर्म के बाहर का भी व्यक्ति हो सकता है या फर्म के अंदर का भी व्यक्ति हो सकता है। बस शर्त केवल ये है कि अगर साझेदारी समझौता लिखित है और उसमें साझेदार का प्रवेश के बारे में प्रावधान किया हुआ है तो साझेदारी समझौते के तहत ही साझेदार का प्रवेश कराया जाएगा। अन्यथा यदि सभी साझेदारों की सहमति होगी तभी कोई व्यक्ति साझेदार के रूप में प्रवेश कर सकता है। जैसे कि मान लिया जाए साझेदारी फर्म में ए और बी दो साझेदार हैं। अब इनका फर्म एक्सपेंड करने की आवश्यकता है तो इसके लिए या तो ये किसी व्यक्ति को एम्प्लॉय के रूप में रखना चाहते हैं या किसी को साझेदार के रूप में रखना चाहते हैं। मैं आपको पहले बता दूं कि अगर हम एम्प्लॉय के रूप में रखते हैं तो फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो हर हालत में हमको उसको सैलरी देना ही देना पड़ेगा तथा एम्प्लॉय न तो अतिरिक्त पूंजी लेकर के आएगा। लेकिन अगर हम किसी व्यक्ति को साझेदार के रूप में प्रवेश दिलाते हैं तो वह साझेदारी के रूप में फर्म में अतिरिक्त पूंजी भी लेकर के आएगा और कल को लाभ होने पर ही हिस्सा लेगा, हानि होने की दशा में उसे हमको किसी भी तरह का प्रॉफिट देने की आवश्यकता नहीं होगी। तो फर्म के लिए क्या उचित है क्या अनुचित है इसका हम लोग कैलकुलेशन करके किसी व्यक्ति को साझेदार के रूप में प्रवेश देना है या नहीं देना है इस पर हम लोग सभी साझेदार मिलकर के एक निर्णय पर पहुंचते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ए और बी अगर दो साझेदार है और पार्टनरशिप डीड में यानी कि साझेदारी समझौते में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि एक निश्चित अवधि के बाद सी को साझेदार के रूप में बनाया जाएगा तो ए या बी में से किसी एक की सहमति नहीं होने के बावजूद भी सी को साझेदार के रूप में प्रवेश दिलाया जाएगा। लेकिन अगर साझेदारी समझौता लिखित नहीं है या लिखित है लेकिन उसमें साझेदार के प्रवेश के बारे में स्पष्ट किसी प्रकार का उसमें नियम नहीं लिखा हुआ है तब हम क्या करेंगे। तो वैसी स्थिति में ए और बी दोनों की सहमति होगी तभी सी को साझेदार के रूप में प्रवेश दे सकते हैं। अब आपको यह भी समझना होगा कि जब नए साझेदार का प्रवेश फर्म में हो जाता है तो उनको कौन कौन से अधिकार मिल जाते हैं। तो आपको ये समझ लेना होगा कि फर्म के प्रॉफिट या लॉस में शेयर करने का उनको अधिकार मिल जाता है। फर्म की संपत्तियों में से नए साझेदार को भी हिस्सा पाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से नए साझेदार अगर फर्म में प्रवेश करते हैं तो उसे दो प्रकार का अधिकार प्राप्त होता है, राइट इन द फ्यूचर प्रॉफिट और लॉस एंड सेकेंड राइट टू शेयर द एसेट ऑफ द फर्म। तो यहाँ पर आपको यही पॉइंट को ध्यान रखना है। अब आप समझो कि किसी साझेदार का प्रवेश पर फर्म का रिकंस्टिट्यूशन कैसे होता है। तो मैंने आपको बताया था कि साझेदारी फर्म का रिकंस्टिट्यूशन हम किसे कहते हैं। साझेदारी फर्म का रिकंस्टिट्यूशन का अर्थ है कि साझेदारी समझौते में किसी भी प्रकार का परिवर्तन, जैसे ए और बी अगर 3:2 में लाभ हानि बांटते हैं तो अगर हम सी को सपोज करो कि 1/4 हिस्सा के लिए अगर हम शामिल करते हैं तो 1/4 हिस्सा ए और बी अपना ही त्याग करके इसको देगा। वैसी स्थिति में ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा और कुल मिला के ए बी सी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग हो जाएगा। तो पुराने रेशियो की जगह पर अगर नया रेशियो आएगा तो एग्रीमेंट में हमको बदलाव करना पड़ेगा और वैसी स्थिति को ही हम साझेदारी फर्म का पुनर्गठन यानी कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि एडमिशन ऑफ पार्टनर किसे कहते हैं,
एडमिशन ऑफ पार्टनर कैसे रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म कहलाता है। अब आप समझो कि जब अगर साझेदारी का प्रवेश होगा, एडमिशन ऑफ पार्टनर का होगा, तो वैसी स्थिति में सबसे पहले अपने को कौन सा कैलकुलेशन सीखने की आवश्यकता होती है। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर पुराने साझेदार हैं तो उनका कुछ पुराना रेशियो होगा, नए साझेदार के प्रवेश के समय क्या होगा, तो नए साझेदार अगर प्रवेश होगा तो वो लाभ में कुछ ना कुछ हिस्सा लेगा, और वो उनको जो लाभ में हिस्सा मिलेगा वो पुराने साझेदार ही देंगे, यानी कि पुराने साझेदार अपने लाभ का त्याग करेंगे, अपना प्रॉफिट को डिक्रीज करेंगे। यानी कि पुराने साझेदार जिस अनुपात में नए साझेदार को अपना लाभ का हिस्सा त्याग करता है उसे हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और इसके साथ ही साथ आपको यह भी समझ लेना होगा कि ए और बी में से कोई भी अपने लाभ का अगर त्याग करता है, चाहे ए करे चाहे बी करे या दोनों ही करे, तो जो साझेदार लाभ का त्याग करेगा उसको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और जितना त्याग करेगा उसे हम सैक्रिफाइसिंग शेयर कहेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और जितना वो त्याग करेगा उसे हम सैक्रिफाइसिंग शेयर कहेंगे। अब मैंने आपको बताया कि अगर ए और बी दो साझेदार हैं और सी का एडमिशन होता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो पुराना था उसमें बदलाव होकर एक नया रेशियो में परिवर्तित हो जाएगा, और वो जो नया रेशियो निकल करके आएगा उसको हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर 4 वर्ड मैंने लिखा है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग शेयर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है सैक्रिफाइसिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा कि ए और बी अगर फर्म में पहले से 2 साझेदार है तो इसका मतलब ये ओल्ड पार्टनर कहलाएंगे। अगर हम सी का नया प्रवेश कराते हैं तो इसे हम न्यू पार्टनर कहेंगे, और ए और बी का जो पुराना रेशियो होगा उसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहेंगे। सी का जो शेयर होगा उसको 1/4 उसको न्यू सी शेयर कहेंगे। अब सी को जो शेयर मिल रहा होगा उसको कौन दे रहा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि ए और बी दे रहा होगा। ए और बी दे रहा होगा तो ए और बी को हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कहेंगे। ए और बी जिस रेशियो में त्याग करेगा उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहेंगे। अगर ए केवल सैक्रिफाइस किया है तो उसको ए का सैक्रिफाइसिंग शेयर कहेंगे। तो जब तक अपने को सैक्रिफाइसिंग शेयर पता नहीं होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं निकाल सकते हैं। और फाइनली ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सी को भी अगर हम शामिल कर देते हैं और तीनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल करके आता है उसे हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आ गया कि अब हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो की कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न आते ही आते हैं, और अगर आपको कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं आता है तो आने वाले समय में आप कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बनाते समय फंस सकते हो, या कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बनाते समय इस तरह के प्रश्न अगर रह गए और यही आपका गलत हो गया तो आगे कोई भी चीज नहीं बन पाएगा। तो आप ध्यान पूर्वक इसको सुनोगे, समझोगे, और अगर मेरा वीडियो लास्ट तक आप देखो, लास्ट तक देखने के बाद अगर आपको समझ में आता है तो मैं फिर आपसे कहूंगा कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि यही हमारा गुरु दक्षिणा के रूप में होता है। और मेरा पूरा विश्वास है कि मेरे इस वीडियो को लास्ट तक अगर आप देखते हो तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का कभी भी प्रश्न आपसे गलत नहीं बनने जा रहा है। भाई हम लोग शुरू करते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मैं यहां पर लिख रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओके, तो सबसे पहला मैं केस ए लिख रहा हूं। अब इसे मैं देखो, केसेस नाम का कोई चीज नहीं होता है, लेकिन अगर हम अलग अलग केसेस में आपको बांट करके बताते तो आपको समझने में आसानी होता है। जैसे केस ए की मैं बात कर रहा हूं कि अगर प्रश्न में सिर्फ ओल्ड पार्टनर का शेयर और न्यू पार्टनर शेयर ही दिया हुआ होगा तो वैसे प्रश्नों में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो पहला केस है व्हेन ओल्ड रेशियो एंड न्यू
पार्टनर शेयर इज गिवन। ठीक है, आई रिपीट, व्हेन ओल्ड रेशियो एंड न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन। सिर्फ क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और न्यू पार्टनर का नाम और न्यू पार्टनर शेयर ही सिर्फ दिया हुआ रहेगा, तो वैसे प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, सपोज करो ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर, सी इज admitted as new partner for 1/4 share. Calculate new profit sharing ratio. मैं प्रश्न को एक बार हिंदी में दोहरा दूं कि ए और बी दो साझेदार हैं और बराबर के साझेदार हैं। सी का नया प्रवेश होता है, सी को लाभ में 1/4 शेयर मिल रहा है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में मैंने जैसा केस कहा था कि ओल्ड रेशियो यानी कि इक्वल पार्टनर, न्यू पार्टनर शेयर यानी कि 1/4, सिर्फ इतना दिया हुआ रहेगा। तो ऐसे प्रश्नों को आपको कैसे सॉल्व करना है, यानी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालोगे। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों को जब आपको सॉल्व करना हो तो सबसे पहले आपको लिखना है ओल्ड रेशियो। तो ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर, तो यहाँ पर 1:1 लिख दिए। फिर उसके आपको लिख देना है सी का शेयर, सी शेयर आपको गिवन है 1/4। अगर यही सिर्फ दो चीज दिया हुआ रहेगा तो आप याद रखना, आपको सबसे पहले लिखना होगा लेट टोटल शेयर बी 1। ठीक है, यानी कि कुल हिस्सा 1। अब कुल हिस्सा अगर 1 है मान लो, ठीक है, उसमें से अगर हम 1/4 भाग सी को दे दिए तो 1 में से 1/4 भाग देने के बाद कितना बचेगा, तो उसको मैं कहूंगा रिमेनिंग शेयर, यानी कि शेष हिस्सा, रिमेनिंग शेयर। तो 1 माइनस 1/4, इसको सॉल्व करोगे तो 3/4 आ जाएगा। अब ये 3/4 जो रिमेनिंग हिस्सा यानी कि सी को देने के बाद बचा, इस 3/4 भाग को कौन ले लेगा, तो आप कहोगे ए और बी आपस में बांट लेगा। ठीक है, तो ए को जो मिलेगा उसको ए का न्यू शेयर कहेंगे, ए न्यू शेयर। तो ये 3/4 जो हिस्सा है, आपको ठीक से दिखे इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं, 3/4 हिस्सा को बताओ कि ए और बी किस अनुपात में बांट लेगा। तो आप कहोगे सर जो ओल्ड रेशियो 1:1 दिया हुआ रहेगा उसी अनुपात में हम बांटेंगे। यानी कि अगर ए का 1:1 यानी कि ए का 1/2 बोलेंगे। 2 कैसा है, तो 1 + 1 2, तो 1/2। तो यहाँ पर 3/4 का 1/2 कर देंगे तो 3/8 आ जाएगा। उसी तरह से बी का न्यू शेयर लिखेंगे तो 3/4 का 1/2 यानी कि 3/8 आ गया। अब इसमें सी का भी न्यू शेयर मिला देंगे तो सी का शेयर 1/4 है। और यहाँ पर देखो 8 है तो यहाँ पर भी 8 लाना होगा। तो 8 लाने के लिए इसका हर में कितना से गुना करना होगा, 2 से, तो 2 से ऊपर भी गुना करेंगे तो 2/8 हो जाएगा। इस प्रकार से हम यहाँ लिखेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी इक्वल टू 3:3:2। ये जो आया ए का, बी का, सी का, इसमें 8 8 8 कट जाएगा तो 3 3 2 बच जाएगा। दिस इज द आंसर। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर भी मैं एक बार आपको बता दूं कि अगर प्रश्न में ओल्ड रेशियो और सी का शेयर दिया रहेगा तो आपको लिख करके लेट टोटल शेयर भी 1 लिखना है, रिमेनिंग शेयर 1 - 1/4 लिखना है, उसको ओल्ड रेशियो में बांट देना है। ठीक है, अब इसी प्रकार के प्रश्नों को मैं एक बार फिर से आपको दोहरा दूं, समझा दूं। ठीक है, कि ये था केस ए। आप वीडियो को पॉज करके कॉपी में नोट डाउन कर लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद मैं आपको केस बी लिखाने जा रहा हूं। केस बी में मैं आपको बता रहा हूं व्हेन ओल्ड रेशियो
इज गिवन एंड न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज गिवन। ठीक है, देखो मैंने क्या लिखा, ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर। आप कहोगे सर न्यू रेशियो तो निकालना ही है, लेकिन नहीं, यहां पर न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर मैंने लिखा है, न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूं, देखो ठीक है, ए एंड बी आर पार्टनर्स, सी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर, ए एंड बी इन फ्यूचर। अगर फ्यूचर लिखा हुआ रहेगा तो आपको समझ जाना है कि ये जो भी रेशियो होगा वो न्यू रेशियो है। ठीक है, अब इसका देखो मैं सॉल्यूशन कैसे कर रहा हूं, तो यहां पर हर क्वेश्चन में आपको पहले ओल्ड रेशियो लिखना है। ठीक है, तो बताओ ए एंड बी आर पार्टनर्स, तो ओल्ड रेशियो क्या है, तो बोलोगे सर नहीं दिया हुआ है। तो अगर क्वेश्चन में ए एंड बी आर पार्टनर्स केवल लिखा हुआ है, रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो आप हमेशा इक्वल रेशियो मानोगे, यानी कि ओल्ड रेशियो इक्वल टू 1:1। सी इज एडमिटेड, तो सी इज द न्यू पार्टनर और सी शेयर जो है वो 1/4 है। अब बताओ कि 3:2 क्या है, तो ए एंड बी इन फ्यूचर डिसाइड टू शेयर, फ्यूचर में जिस रेशियो में डिसाइड करेगा कि इसमें बांटना है तो दैट इज न्यू रेशियो। बट न्यू रेशियो जो अपने को कैलकुलेट करना है वो ए बी सी तीनों का होना चाहिए, लेकिन आप यहां देखो ये जो न्यू रेशियो है सिर्फ ए और बी का है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ ये न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर है, न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर, यानी कि ए और बी का, ये है 3:2। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर ओल्ड रेशियो और सी का शेयर और न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर सिर्फ इतना ही चीज दिया हुआ रहे, तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे, लेकिन जैसा कि मैंने केस ए में बताया बस उसी मेथड को फॉलो करेंगे। यानी कि इसमें भी हम लोग लिखेंगे लेट टोटल शेयर बी 1, लेट टोटल शेयर बी 1, तो रिमेनिंग शेयर मतलब कि 1 में से सी को जितना भाग दे दिए, तो सी को देने के बाद 3/4 बचा, ये 3/4 को अब हम लोग ए और बी में बांट देंगे। तो पहला केस में मैंने ए और बी में किस रेशियो में बांटा था, तो ओल्ड रेशियो में, यानी कि 1:1। लेकिन अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर 3:2 चाहे जो भी दिया रहेगा उसमें बांटेंगे, यानी कि अब जो बांटेंगे तो वो जो बांटने के बाद आएगा वो ए का न्यू शेयर होगा। ये 3/4 को मैंने किस रेशियो में बांटने बोला, तो मैंने बोला 3:2 में। ठीक है, तो इसमें ए का कितना है, बी का कितना है, तो 3 और 2 को ऐड कर देना 5, तो 3/5 2/5, तो इसको लिखेंगे 3/5। और इसी तरह से बी न्यू शेयर, तो 3/4 इंटू 2/5, तो ये हो गया 20, ये हो गया 6/20। अब इसमें सी का न्यू शेयर मिला दो, तो सी का 1/4। अब यहाँ देखो 20 है, यहाँ भी 20 है, तो इसमें 20 लाने के लिए 5/5 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 5/20 हो गया। ये तीनों को मिला दो, तो ये हो जाएगा न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, ये हो गया 9:6:5। दिस इज आंसर। ठीक है, अब मैंने आपको बोर्ड में न सिर्फ केस लिखा बल्कि उसका एक एग्जाम्पल भी दिया और उसका मैंने सॉल्यूशन भी दिया। ठीक है, आप वीडियो पॉज करोगे, इसको नोट डाउन करोगे और इस तरह के प्रश्नों को बुक से ढूंढ करके बना लोगे। ठीक है, केस सी, व्हेन sacrificing share or sacrificing अब देखो आप केस सी, व्हेन सैक्रिफाइसिंग शेयर और सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज गिवन, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जब किसी नए व्यक्ति का, नए साझेदार का प्रवेश होता है तो उसको जो भी लाभ में हिस्सा मिलता है उसको पुराने साझेदार ही देते। अब पुराने साझेदार
जितना दे रहे हैं उसको सैक्रिफाइसिंग शेयर कहेंगे, और जिस रेशियो में दे रहे हैं उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहेंगे। यानी कि अगर प्रश्न में सैक्रिफाइसिंग शेयर या सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया हुआ होगा तो वैसे प्रश्नों को टोटल शेयर भी 1 करके नहीं बनाना है। तो कैसे बनाना है? तो वैसे प्रश्नों को डायरेक्ट सैक्रिफाइसिंग शेयर दिया रहेगा तो न्यू शेयर निकालेंगे, अन्यथा सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया हुआ होगा तो पहले सैक्रिफाइसिंग शेयर फिर न्यू रेशियो निकालेंगे। मैं एक बार फिर से बोल दूं कि अगर प्रश्न में सैक्रिफाइसिंग शेयर दिया रहेगा तो डायरेक्ट न्यू शेयर निकालेंगे फिर न्यू रेशियो, और अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया रहेगा तो 3 स्टेप, पहले सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालेंगे फिर न्यू शेयर निकालेंगे तब न्यू रेशियो निकालेंगे। ठीक है, अब आप देखो इस केस को, इसमें भी मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। इस प्रश्न में भी मैं पहले एग्जाम्पल बोर्ड में लिख देता हूं, फिर इसका सॉल्यूशन आप लोगों को कराऊंगा। मैंने यहां पर प्रश्न लिखा है A and B share profit in the ratio of 3:2. They admit C giving him 1/4 share which he acquires 2/12 from A and 1/12 from B. Calculate new profit sharing ratio. इसका मतलब हुआ A और B 3:2 में साझेदार हैं, उन्होंने C का प्रवेश कराया 1/4 शेयर के लिए, जो C ने 2/12 A से लिया और 1/12 B से लिया। अब देखो मैंने क्या बताया था कि C करता है, C कौन है? नया साझेदार। तो नया साझेदार को पुराने साझेदार अपना हिस्सा देते, तो C जो है A से कितना लिया? 2/12। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि A कितना दिया? तो 2/12। A जितना लाभ का हिस्सा त्याग किया उसी को तो मैं सैक्रिफाइसिंग शेयर बोल रहा हूं। तो यहां पर आपको लिख लेना है सबसे पहले, जब सॉल्यूशन करोगे तो ओल्ड रेशियो। अब देखो ओल्ड रेशियो A और B दो पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, तो 3:2। अब इसमें किसका एडमिशन ले रहे हैं? तो C का। तो C का शेयर क्या है? तो 1/4। अब यहां पर विच ही एक्वायर्स 2/12 फ्रॉम A, यानी कि C 2/12 A से ले रहा है, यानी कि A कितना दे रहा है? तो 2/12 दे रहा है, तो उसको A का सैक्रिफाइस कहेंगे। A सैक्रिफाइस, तो सैक्रिफाइस कैसे निकलेगा? तो A का 2/12 फ्रॉम रहेगा तो बस 2/12 कर देना है। उसी तरह से B सैक्रिफाइस, तो B कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 1/12। तो यहां पर आप देखो A का सैक्रिफाइस दिया हुआ है, B का सैक्रिफाइस दिया हुआ है। ठीक है, इससे आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकाल सकते हो। ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1 हो जाएगा, 12 कट जाएगा। तो अब मैंने आपको क्या बताया था कि सैक्रिफाइसिंग शेयर दिया रहेगा तो आपको सीधा न्यू शेयर निकालना है, यानी कि मतलब लेट टोटल शेयर बी 1 रिमेनिंग शेयर नहीं करना, सीधा आपको न्यू शेयर निकालना है। तो न्यू शेयर कैसे निकलेगा? तो A न्यू शेयर, न्यू शेयर का फॉर्मूला आप याद रख लो, ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस होता है, ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस। तो ओल्ड रेशियो 3:2 है, तो A का ओल्ड शेयर हो जाएगा 3/, ये दोनों को प्लस कर देना, 3/5 माइनस A कितना सैक्रिफाइस किया? तो 2/12। इसका एलसीएम निकाल दो, तो एलसीएम का सबसे अच्छा तरीका है कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 12 5 जा 60। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 12 3 जा 36 और 5 2 जा 10, ये आ जाएगा 26/60। उसी तरह से B का न्यू शेयर निकाल दो, तो B का ओल्ड शेयर देखो 2 है, तो 2 खाली मत लिखना, 2/5 और 1/12, तो ये आ जाएगा 60। तो 24 - 5 यानी कि 19/60। इसमें C का न्यू शेयर मिला दो, तो C का देखो शेयर है 1/4। अब मैंने आपको बताया था कि जैसे डिनोमिनेटर 60 है तो इसको 60 लाने के लिए 15/15 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 15/16 हो गया। तो देयरफॉर न्यू रेशियो हो गया 26:19:15, ये हमारा आंसर हो गया। तो अब मैं समझूं कि आपको इस तरह के प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको सिर्फ इतना ही बता रहा हूं। अगले वीडियो में मैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का कुछ केसेस और कराऊंगा, और आप हमारे वीडियो के साथ बने रहो। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे वीडियो को
हमारे YouTube चैनल भदानी कॉमर्स को सब्सक्राइब कर लो, उसे लाइक करो, और अगर आपको ये मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो आप अपने फ्रेंड लोगों के बीच में इस वीडियो को पॉपुलर बनाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।